अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक़्त मेरे साथ मुल्क के नामवर एक आप कहें कि जिसने तहलका मचाया हुआ है पूरे इस मुल्क के अंदर यूट्यूबर भी हैं, उसके साथ अपने जिस्म पर गोलियाँ खाकर मुल्क का दिफ़ा भी किया, उसके बावजूद उनकी मुहब्बे वतनी जो है मशकूक है। और हम जैसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया अगर उनका हाल क्या होगा? मैं आज आदिल राजा साहब के साथ हूँ जो इस वक़्त खुद जलावतनी में भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सियासी नज़रियात हर किसी के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी को ये कहना कि आप मुल्क के दुश्मन हो या मुल्क के गद्दार हो, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल एक नाजायज़ी होती है और यही अगर हम अपने पाकिस्तान की तारीख़ में देखते हैं, जिन्होंने मुल्क बनाया उनके साथ भी यही हुआ और जिन्होंने मुल्क बनाने के बाद उनके नज़रिए को फ़ॉलो किया, उनके साथ भी यही हुआ। कई स हमारे रहनुमा हैं बड़े-बड़े जो 25-25 साल कैद-ओ-बंद में रहे और आदिल राजा साहब क्योंकि 2 दफ़ा मेरे इंटरव्यू कर चुके हैं, उसके साथ उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उनका शायद सारी ज़िंदगी एहसान मंद भी रहूँ या उतारने की भी कोशिश करूँ तो मैं नहीं उतार पाऊँगा। तो आदिल भाई से आज बात करने का मकसद सिर्फ़ ये है देखें, मैं वही सवाल करूँगा जो आपके ज़हन में है, जो आपके मुखालफिन जो उनके हैं, उनके ज़हन में भी हैं। ये नहीं है कि मैं खुशामद करके आदिल भाई को ये कहूँ कि भाई नहीं बस जो आप बोलना चाहें, आदिल साहब भी इसी तरह से सवाल करते हैं, मैं भी उन्हीं से इसी तरह से करूँगा ताकि आपके पास एक जो है ना प्रॉपर मालूमात आ जाए। तो मुझे जो है ना इतना एक्सपीरियंस वैसे नहीं है इंटरव्यू करने का, लेकिन आदिल साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मसरूफ़ अपने वक़्त से जो है ना मुझे टाइम दिया। आदिल भाई, अवां जी वॾी महिरबानी, भली करे आया इम्तियाज़ चांडे शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई आपका। मेरा मेरा जो है वो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेयर आपके साथ बात करना, आपसे कनेक्ट करना, सिंधी भाइयों से कनेक्ट करना। सिंध धरती से मेरा एक प्यार है, जो सिंध की सरज़मीन से मैंने वहाँ पे प काफ़ी अरसे जो है वो सर्विस की है। और सिंध की जो मिट्टी है, उसके डेज़र्ट्स हैं, दरियाए सिंध है। मुझे इंटीरियर सिंध में रहने का इत्तेफ़ाक भी हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिंध के लोग भी। तो थैंक यू सो वेरी मच। आदिल भाई, मैं आपका तो वैसे भी शुक्रिया अदा करता रहूँगा हमेशा क्योंकि हम जो हैं वो एहसान फरामोश नहीं हैं। हमें कोई थोड़ा भी एहसान करता है तो हमारे खून में है कि हम उसके साथ अपने हद तक ज़रूर जो है ना निभाने की कोशिश करते हैं और ये कोई बात नहीं है, वक़्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मुझे जो है ना आपसे एज़ आम शख्स एक आम पाकिस्तानी सवाल करने का आज मौका मिला है और आपने जो सिंध के इश्यूज़ उठाए उस हद तक मैं इतना आपके साथ मतलब मुत्तमिन हूँ कि अगर 5-6 और यूट्यूबर या आप 5-6 और आप जैसे लोग अगर हो जाएँ और सिंध के इश्यूज़ उठाएँ तो मेरे ख़्याल में बहुत सिंध में जल्द जो है ना एक तब्दीली नज़र आना शुरू होगी क्योंकि इस वक़्त अपोज़िशन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। जो अपोज़िशन है ऐवानों में बात करने वाली रवायत थी उनको उन्होंने जेलों में डाला हुआ है। हालात बहुत ख़राब हैं, डाकू हैं, दहशतगर्द हैं और बहुत कुछ हैं। तो उसमें आपकी तरफ से इतनी पावरफुल आवाज़ उठने पे जो है ना सिंध के लोगों की जानिब से मैं आपका मशकूर हूँ वैसे। और अब प्रोग्राम बाज़ाब्ता स्टार्ट करते हैं। आदिल साहब, मेरे पास कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है सवाल, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पहले तो ज़ाहिर है शुरुआत में आप मेरे जो दोस्त हैं या मेरे लोग हैं द उनको थोड़ा-सा अपना बता दें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ से आपने फिर फ़ौज में जॉइनिंग की? और किस तरह से आपने अपने जिस्म पर गोलियाँ खाई? ये थोड़ा-सा बता दें। अ, मैं जो है वो पैदाइश मेरी जो है मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में थे, मेरे दादा भी फ़ौज में थे, तीसरी नस्ल हूँ पाकिस्तान फ़ौज के अंदर। मेरा पूरा ख़ानदान तकरीबन आर्मी, एयर फ़ोर्स और नेवी के अंदर है। और या फिर नानका मेरा यहाँ पे यूके में लंदन के अंदर है, ससुराल भी इधर है। दादका मेरे दादा जो हैं वो कैदी रहे, जंगी कैदी रहे। 71 की जंग के बाद कमांडिंग ऑफिसर थे 12 एफएफ के। उसके बाद वापस आए, दिल उनका टूटा हुआ था, वो कनाडा माइग्रेट कर गए, तो दादका मेरा कनाडा में रह गया। नाना मेरे यहाँ पे यूके एम्बेसी में थे, 5 साल उनके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन 71 में 5 साल कंप्लीट हुए, दिल उनका टूट गया सर्विस करने से आगे। उन्होंने भी माज़रत कर ली, उनका फैमिली यहीं पे सेटल होगी, बस जो बेटे पाकिस्तान में ज़िद में जाके जो फ़ौज में चले गए, वो चले गए, फ़ौज में भी मेरे मामू गए। अब मैंने इस्लामाबाद में अपनी बेसिक एजुकेशन जो है, मैं तीसरी चौथी जमात में इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद में मैं रहा, इस्लामाबाद में ही मेरी एजुकेशन है, आईएमसीबीएफ 73 से मैं पढ़ा हूँ। पैदाइश जो है मेरी वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी, नौशहरा में। उसके बाद मैंने
1996 में फौज ज्वाइन की, पीएमए 99th लॉन्ग कोर्स में। 1 अगस्त 1999 में मैं पास आउट हुआ, क्रॉस बेल्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी, आर्मर्ड कोर के अंदर मैं गया। आर्मर्ड कोर में मैंने नौकरी की, फाइटिंग आर्म की मेरी नौकरी है, लेकिन हम जब पास आउट हुए तो कारगिल हो रही थी। हुँ, 21 साल की तकरीबन मेरी सर्विस है, 21 साल हमने जंग ही देखी, जो अंदरूनी जंग थी, खाना जंगी भी कहते हैं, मैं उसको वॉर विद इन कहता हूँ, वो देखी, उसमें जंगी जख्मी हुआ। 4 आईडीज जो रिमोट कंट्रोल बम धमाके होते हैं, खुदकुश हुआ गाड़ी वाला मेरे ऊपर। अल्लाह ने बचाया, आसपास लोग गिरते रहे, लोगों को कब्र में अपने भाइयों को उतारते रहे, सोचते रहे कि अल्लाह ने किस लिए जिंदा रखा हुआ है। तो अब आके समझ आती है कि अल्लाह ने एक काम देना था इसलिए रखा हुआ है। 2016 में मैंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट, फुल पेंशन, फुल एंड बेनिफिट के साथ ली, और मैंने अपना कारोबार शुरू किया। मैंने डीएचए के साथ ही जमीनों का कारोबार किया। 1500 करोड़ रुपए का मेरा पहला एग्रीमेंट था। वो एक तरफ, और मेरा जाहिर बात है फ्यूचर बड़ा अच्छा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बना दिए मेरे लिए कि मेरा इम्तिहान मेरे ऊपर डाल दिया। और इम्तिहान ये था कि वो दज्जाली कुव्वतों को मैं सजदा करूं, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उनके साथ मिल जाऊं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं उस वक्त भी एक्टिव था, वेरीफाइड मेरे प्रोफाइल्स थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं अखबारों में लिखता था, और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैं आता था, पीटीवी वगैरह के ऊपर। 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मैं जो है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का स्पोक्स पर्सन भी था। अपने कारोबार के अलावा अपनी जेब से पैसा लगा के मीडिया सेल वगैरह भी मैं चला रहा था। ये जो भारत को मैं जवाब दे रहा था, तो मैं फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर उस वक्त से था। लेकिन मेरे ऊपर चॉइस ये आई कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बाजवा साहब ने किया, बाजवे के साथ मिल जाओ। उसके ससुर ने बैठ के मुझे कहा कि 1500 करोड़ का तुम्हारा जो सिर्फ पिंडी का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें इससे 3-4 गुना बड़े जो है वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद भी मिल जाएंगे, तुम छोड़ो इन बातों को, हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन वो मेरा मौका था, अल्लाह ने मेरे ऊपर इम्तिहान डाला कि मैं दज्जाल को सजदा करता या मैं लड़ पड़ता। अल्लाह बंदे को देख के इम्तिहान डालता है, लड़ना मेरे अंदर जो है मेरे खून में शामिल है। वह तो बस मैं लड़ पड़ा, और हक और सच के लिए लड़ पड़ा, और उसकी वजह से मुझे सजाएं हुई, उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसकी वजह से मेरी जान को जो है उधर पेश खतरात हुए, मेरी पेंशन रोक ली गई, मेरा घर मुझसे छीन लिया गया, मेरी जायदाद जब्त कर ली गई, जाली मुकदमात मेरे ऊपर बने। लेकिन मुझे कोई इसका गम नहीं है, क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हक और सच बात का अपना वजन होता है, अपना मजा होता है लोगों की दुआएं लेने का। ये, और इसी वजह से मेरे खिलाफ बेतहाशा शदीद प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि मैं उन ताकतों को आईना दिखाता हूं जिनको अपना शक्ल देखना हुँ, पसंद नहीं है। 75 साल हुँ। से जिनको किसी ने आईना नहीं दिखाया। जी। अच्छा आदिल भाई ये इसका मतलब ये कि आपने इतना अरसा फ़ौज को दिया और मैदान जंग में भी आपने अपना जो है वो काम किया और उसके बाद फिर जब आप वहाँ से बाहर आए तो सोशल मीडिया पे भी आपने वो मुहाज़ नहीं छोड़ा जो आपको एक आजकल तो आप समझ रहे हैं कि जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा वार है, तो आपने उसमें भी पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज को सपोर्ट की। फिर आखिर वजह क्या है कि एक ऐसा शख्स जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी किरदार अदा किया और उसके बाद वो बाद में उनका सोशल मीडिया पे भी एक मुहाज पे लड़ते रहे और उसी शख्स को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, आपके रेड वारंट जारी कर दिए गए और आपके साथ कोई आ जाता है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो रीज़न क्या है? आप क्या समझते हैं कि जो माज़ी में लोगों को गद्दार करार दिया गया, आज आप समझते हैं कि उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई होंगी? जैसे बहुत सारे और लीडर हैं। मेरा अब ये मानना है, ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, अगर मैं उनका अपना तीसरी नस्ल का फौजी अफसर होते हुए मेरे साथ इन्होंने ये ज्यादती की सिर्फ इसलिए कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर था सियासत। 2016 में रिटायरमेंट, 17 में मेरी एलपीआर कंप्लीट हो गई थी, और 2022 के अंदर अगर मेरे अपने जाती जो मेरी राय थी, सियासी राय थी, तो मुझे उसका बहैसियत सिविलियन शहरी मुझे ये हक हासिल था कि मैं जो मर्जी राय रखूं। मैं कॉन्ट्रैक्टर के तौर के ऊपर काम कर रहा था, मुलाजमत नहीं डीएचए की कर रहा था, अपना कारोबार कर रहा था। डीएचए मुझे पैसे देता था, जमीन खरीदो, जो बच गए मेरे अपने, ठीक है। उनकी मजबूरी थी मेरे साथ काम करना, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरे पास अल्लाह ने और भी रास्ते मुझे दिए हुए थे। लेकिन बात यह है कि उस सारी सूरत हाल के अंदर इनका कहना था कि भाई तुम यू टर्न ले लो, तुम दज्जाल को सजदा। मैं क्यों कहता हूं कि जनरल एजाज अमजद बाजवा का ससुर मुझे अपने पास बिठा के उसने बोला कि तुम हुँ, हमारे साथ मिल जाओ, तुम हमारे साथ चलो। बाजवा ने मुझे ये बोला, जीएचक्यू ने मुझे तो बोला, बाजवा इमरान साहब खान के ने खिलाफ इमरान खान के खिलाफ मुझे कहते थे बातें करो। मैंने कहा यार, मैं देखो, मैं आप ताकतवर हो, मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूं। पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आपसे बड़ा
तो सियासी जमात कोई नहीं है फौज से ज्यादा, ठीक है, मुझे पता है, तीसरी नस्ल हूं फौज में, मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है। मैंने कहा मैं चुप कर जाता हूं यार, मैं नहीं बोलूंगा किसी के हक में, किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, बस चुप कर जाऊंगा। उनको ये भी गवारा नहीं था, उन्होंने कहा नहीं चुप नहीं, तुम फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर हो, फौजी तुम्हारी बात सुनते हैं, इनको बाकी किसी की परवाह नहीं है, हुँ। तुम अच्छा, फौज को बोलो कि इमरान खान 2 नंबर आदमी है, फलाना है, ढींग है। मैंने कहा ये मैं नहीं करता, नहीं करता तो मेरे घर पे छापे, मेरी वालदा के घर पे छापे, उनको तंग किया गया, मारे गए, आईएसआई वाले खुद गने उठा के, AK-47 उठा के आ गए। अब मैं जंगी जख्मी ऑफिसर, तीसरी नस्ल का गाजी फौजी, बाप जिसका फौजी, दादा जिसका फौजी, 8 कजन जिसके सर्विंग इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर मेरे साथ तुम ये कर रहे हो तो आम लोगों के साथ तो फिर अहमद फराज के साथ क्या हुआ होगा, आप देखो, और फैज अहमद फैज के साथ क्या हुआ होगा, हबीब जालिब के साथ क्या हुआ होगा। लोगों को तो गद्दारी का ठप्पा लगाना इन्होंने मजाक समझा हुआ था। ये तो अब अवाम बाय आउट नहीं कर रही, क्योंकि आईना अवाम को असल दिखाया कि अंदर से ये क्या किस तरह के लोग हैं, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो लोग यहाँ ₹10 नहीं छोड़ते, आपने 1500 करोड़ का ठेका आपने इस अपने नज़रे की वजह से छोड़ा क्यों? मतलब आपको इतना फ़ौज से फ़ायदा भी हो रहा था, आपको लग्ज़री लाइफ़ थी, आप तो मेरे ख़्याल में कोई अपना प्लेन लेके घूम रहे होते, तो क्या वजह थी कि आपने इमरान खान के वजह से इतना बड़ा रिस्क लेके अपना सब कुछ दाँव पे लगाया? मैं 10 साल यही कारोबार करता था, मैं मलक रियाज होता पाकिस्तान का दूसरा नयाज। मुझे ये अक्सर औकात जो है मेरे साथ प्लेन का वो मजाक में फिर दोस्त आप कहते कब से नहीं करते थे जासूस? हैं। आप देखो पैसे भी मुझे फौज दे रही है, मेरे अकाउंट्स में इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद कहा जी अरबों रुपया आता है। पहले कहते हैं रा देती है, ओ भाई रा देती है, मैं पाकिस्तान के अकाउंट में रखूंगा, फिर मान गए। अभी जो है ना, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात ठीक है जी, के पैसे फौज नहीं दिए, इसको पैसे DHA नहीं दिए पैसे खरीदने के लिए, और बचत इसकी अपनी है, ठीक है। अभी मेरे ऊपर तमाम किस्म के इन्होंने केसेस खोले में, FBR, इनकम टैक्स, फलाना ढींगा, जो भी करें, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप जो सवाल कर रहे हो कि कैसे ये आपने छोड़ दिया, यार मैं, मुझे सिंध क्यों पसंद है, मुझे सिंध में मेरी जो फेवरेट जगह जो है ना, उसके ऊपर मैंने, बहुत मुझसे दूर थी हैदराबाद के साथ, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के रहमतुल्लाह अलैह का मजार। मैं मैं दिल में सूफी हूँ, अदा, मैं सच्ची बात बताता हूँ। बिल्कुल। मेरा लाहौर जाओ तो दाता दरबार मैंने जाना है, अपना मेरा ठीक है कॉन्सेप्ट है, लोग जो मर्जी उसके ऊपर कहते रहे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कब्रों से नहीं मानता, लेकिन वो बुजुर्ग थे अपने जमाने के, और बुजुर्ग हैं, और मैं सिफारिश करता हूँ, मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपने दोनों जो मेरे बेटे हैं उनके नाम, बेटियों के तो मैं नहीं रख सकता था ना नाम मोहम्मद, लेकिन मैंने बेटों दोनों के नाम जो है वो मोहम्मद रखे, दोनों के, ठीक है। आप देखो कि अब मेरी मोहब्बत मेरे नबी से है, मेरी निस्बत मेरे नबी से है, और उसकी मेरी औलिया कराम से है। और मैं खास तौर के ऊपर इतना दूर था वो, मैं जाते जाते कि मैंने, हाँ, एक टेस्ट फ्लाइट हो रही थी हमारी, तो हमने हेलीकॉप्टर पे, हमारे को थे दोस्त थे करीबी, मैंने कहा सर हमने जाना ही जाना है ना, लेके चलो। टेस्ट फ्लाइट के ऊपर हम गए, वहां पे हम जाके उतरे, बुलावा था, गए हम, बहरहाल वहां पे एक मैं बेसिकली, आप, मेरी मोहब्बत निस्बत सूफिया कराम से है, और मेरा दिल बड़ा इस मामले में बड़ा मुतमईन है। ये मेरा आपको स्कूल ऑफ थॉट बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कितना पैसा, मैंने पैसा तो बिल्कुल साबित हो करता गया ना, हूँ, मुझे तो आज दिन तक ISPR किसी ने नहीं कहा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। कोई हुँ। जो पहले कहते थे फौज से निकाला गया, मैंने लोगों को रिटायरमेंट ऑर्डर दिखा दिया, वो मजीद तो तंग करेंगे मैं रिटायरमेंट कार्ड नहीं, दिखा एक दूंगा एक निकाल के। फ़ोर्स है पाकिस्तान के अंदर, एक और फ़ोर्स है, जो भी आप बात करोगे ना, आपको वो चाहे कबीला हो, कोई इदारा हो, आपको गाली पड़ेगी। ये तो एक एक हमारा वतीरा बन गया है कि आपके हम्म। अपोज़िट में ऐसे लोग बैठे होंगे, जो आपको मेरी चीज़ भेजेंगे, मुझे आपकी चीज़ भेजेंगे। ये इससे कोई फ़र्क मेरे ख़्याल में नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह की आप लड़ाई जिस लेवल पर आपकी चली गई है, मैं इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन ये आपकी सूफ़ीज़्म, आपका बिज़नेस, आपकी सारी चीज़ें आपने क्यों दाँव पे लगाई? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर अगर आप थोड़ा-सा खामोश हो जाते तो मतलब मेरा बेहतर था। ईमान है, क्योंकि मेरा ईमान है, इन्होंने भी मेरी सारी जायदाद जब्त कर ली पाकिस्तान के अंदर, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा ईमान है, और मैंने ये लिखा, मैंने कहा जो मेरे नसीब में मेरे अल्लाह ने लिखा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में मेरे अल्लाह ने नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता। इतनी सी कहानी है सारी की सारी यार। तो फिर ये काम खा के अंदर जो है वो हमने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी है।
क्या पता मुझे अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है उससे बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ हो, वो मिल जाए। नहीं लिखा उसमें मेरी खैर नहीं होगी, मेरा मेरा अपना जाती ख्याल है कि उस दौलत में खैर नहीं होगी, तभी अल्लाह ने मुझे उधर से निकाल दिया। ये जिंदगी के रास्ते जो है ना, इसमें ये हालात का बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह ताला है। आपको चॉइस मिलती है, ठीक है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि आपना आपका रिस्क कितना है, आपने जाना मरना किस दिन है, ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। जिस दहेज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये वाह! जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ, लेकिन दरमियान में फिर आप कहो कि यार अगर सब कुछ ही लिखा हुआ है तो फिर हम यहाँ पे झक मार रहे हैं। नहीं, आप झक नहीं मार रहे, आपको कदम कदम के ऊपर चॉइस मिलेगी। अल्लाह आपको चॉइस हुँ, देगा, आपको देगा, आपका इम्तिहान लेगा। कदम कदम इम्तिहान है, 4 दिन की जिंदगी है। बुढ़े बाबे 90-90 साल के भी उनसे मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ कि बाबा जी उम्र कैसे गुजर गई, कहते हैं पता ही नहीं चला, पता हुँ। ही नहीं चला। ठीक है, इसी समय तरह कहते हैं ना। तो भाई पता ही नहीं चलता, ये जो अब यहाँ पे भाई ईमान की बात है ना बेसिकली। ईमान है मेरा, मैं बड़े सुकून की नींद आती है, अदा बड़ा जबरदस्त किस्म का, आज तक गम नहीं हुआ, हल्का सा भी, कोई हल्का सा गम भी नहीं आया कि यार इतना ज्यादा। मैं आगे पीछे 2 ब्रांड न्यू वीगो डालो फिरते थे, दरमियान में क्रूजिंग में आपका भाई चलता था, लेकिन एक दिन गम नहीं, 8-8 गनमैन आगे पीछे, एक दिन गम नहीं आया। अल्लाह गवाह है, मैं अपनी फकीरी में खुश हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि ये मेरा ईमान है, इस हुँ, ईमान के तहत मैंने ये काम किया है, और इसलिए अल्लाह बरकत ही डालेगा मुझे हमेशा इस बात का। लेकिन इम्तिहान है, जिंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ने मुझे कहा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, एक तरफ तेरे पास आसान रास्ता है कि चुन ले और ठेके उठा ले, तू अयाज अहमद मैर से भी बड़ा बन जाएगा, ठेकेदार बन जाएगा, ठीक है, या दूसरी तरफ सख्त रास्ता है, आवाज़ हक बुलंद कर और स्टैंड ले ले, ठीक है, और खड़ा हो जा। लेकिन मुश्किल रास्ता है, मारा जाएगा, माल क्या छिन हुआ आपके जाएगा। साथ जिस दिन आप मेरे मुझे जो यहाँ तक याद पड़ता है मेरा राब्ता नहीं था लेकिन मैं जो उस वक्त न्यूज़ में देखता था तो एक तरफ अरशद शरीफ की तस्वीर आई शहीद की वो पेशावर एयरपोर्ट से जा रहे थे और फिर आपका अचानक एक ट्वीट आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से यूके पहुंच गया हूँ। तो इस सारे सूरत हाल में किस तरह से आपने पाकिस्तान से यूके तक का सफर किया थोड़ा सा अगर शेयर करना पसंद करें। मतलब मैंने पहले दिन इन्होंने आईएसआई ने, मैं सारा दिन जीएचक्यू में इसी चक्कर में, मेरी जो है ना बुला लेते थे सारा दिन, मेरा दिमाग ग्रिल करते थे, तुम ये कर दो वो कर देंगे, तुम्हें डराते थे। रात को पिछले रमजान का टाइम था, रात के हुँ, वक्त में जीएचक्यू से वापस पहुंचा हूं, अफ्तार वगैरह करके थका टुटा था, तो मुझे ये आईएसआई वालों ने फोन किया कि कोसार वालों ने, कि वो सुबह से फोन पे फोन कर रहा था, तंग कर रहा था। रिजवान जिसका नाम अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी लिया है, और फहीम रजा, उसका नाम भी अरशद शरीफ शरीद के कातलों में शामिल है। ये सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद है, उसका फोन रिजवान का है, वो 13 लांसर का है। तो आर्मड कोर नेट पे उसने मुझसे यहाँ पे यूके में मेरे यूनिट अफसर को उसने फोन किया कि यार उसको को मेरा फोन नहीं उठा रहा, फोन उठा ले। मैंने कहा हाँ जी। कहता सर अभी पहुंच जाए। ये लोग रात को काम करते हैं, इनका तरीका है। मैं कहा यार मैं सारा दिन ख्वार हुआ हूँ, मैं सुबह 9 बजे तेरे पास आ जाऊंगा, 9 बजे तो ये आते नहीं है। नहीं सर अभी आना है। मैं कहा यार सब्र कर जा, मैं सो रहा हूँ, अभी मैंने फोन बंद किया, मैं सो गया। जूनियर था मुझसे। ये क्लाशनकोफों के साथ घर पे चढ़ाया। वो मेरी वालदा जो है वो आगे से उनको टक्कर गई। वालदा ने जो उनके साथ की वो वायरल होगी वीडियो पूरी की पूरी दुनिया में। मुझे पता चला कि ये सीन हुआ है, मैं उसी वक्त उठ के पुलिस स्टेशन गया, मैंने वहां पे रिपोर्ट करवाई, ठीक है, वो भी हुँ। इनके गले के अंदर फंसी जाके। अगले दिन मैं चला गया, जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ था उसके ससुर के मुझे पता चला ऑर्डर्स के ऊपर ये काम हो रहा है। मैं चला गया उसके ससुर अपने मामू को लेके, हमारा फैमिली फ्रेंड था, सेम नेबरहुड में रहता था। मुझे पता था ये सारे का सारा रजीम चेंज ऑपरेशन ये करवा रहा है, ये शहबाज शरीफ को लाना चाहता है। खान साहब को भी बतलाया था, लेकिन उनको यकीन उस वक्त नहीं आता था। मैंने जाके उनसे मुलाकात की, मैं कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा यार देखो तुम्हारी बड़ी शिकायतें हैं। अच्छा, वो दज्जाली, मैं उसको इसलिए दज्जाल कहता हूँ, वो है काना सा है बिल्कुल, इतनी मोटी मोटी शीशों की ऐनकें पहनता है, देख के मुझे यूं, तुम्हारी बड़ी शिकायतें, तेरी बड़ी शिकायतें ने। मैं कहा कल तुम्हारी माँ इधर आके रो रही होगी। मुझे उसने जब ये कहा मुझे शौक लगा। कहते तुम तुम्हारे साथ मिल जाओ। मैं कहा सर आप ताकतवर है, मैं चुप कर जाता हूँ, ये साथ मिलने वाला मुझे बहरहाल सोचने का वक्त दें आप, ये वो। मैं उधर से निकला, 1.5 घंटा मैं बैठा रहा वहां पे, लेकिन उसका थीम ये था कि तू हमारे साथ मिल जा और याशी कर।
ठीक है, मजीद अय्याशी कर, ये तेरे, वो कहता है गाड़ी मेरी देख के बाहर, उसके घर के जो है ना दीवार नहीं है घर के बाहर, वो रहता ही मोस्ट सिक्योर्ड एरिया में, आर्मी हाउस के साथ रहता है, तो वो सलाखी वाला होता है कि बाहर नजर आ रहा होता है। उसने कहा ये गाड़ियां किसकी है? मैं कहा मेरी है सर। कहता है बाहर छोड़ने भी आया बाद में, कि पास तो भी अय्याशी है, तू तो इतना और सब कुछ हो जाएगा, तू छोड़, ये कुछ भी नहीं है, तेरे अपने जहाज होंगे, तू सबका तुझे और मिल जाएगा, ठीक है, तू हमारे साथ काम कर। मैं समझ गया, हुँ, हुँ। उसको भी बाबे को पता था मैं नहीं करूंगा, मैं चुप हो गया। मैं कहा सर मैं चुप कर जाता हूँ। उसने उस रात दोबारा, अब मैं अपनी मिसेस से बात करा, मेरे मामू ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कल नसीम राजा मरहूम, वो हुँ, 4th स्टेज कैंसर था उनको जिस वक्त, जो सीएमएच में एडमिट थे, और इन्होंने कहा कि इसको हम, बाजवे ने कहा और बाजवे के ससुर ने, कि इसको हम सीएमएच से बाहर फेंक देंगे अगर आदिल राजा चुप ना किया तो। 3 महीने में चुप रहा दरमियान में, बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई वीलॉग नहीं किया, और उनकी वफात वाले दिन से मैं दोबारा फिर मैंने वीलॉग्स किए। मैंने उसको मैं गया, मेरे मामू मरूम ने मुझे कहा, कल नसीम राजा मेरा मेंटोर, मेरा मेरा वालिद साहब की 1995 में वफात हो गई थी, मेरे बाप की जगह मेरा मामू था, उसने मुझे कहा कि तू घर पे मत रही, इसका ये बहुत शातिर लोग हैं। मैं कहा जी ये ऑफिसर है, जेंटलमैन है, बात हो गई है बस, ठीक है। हुँ, उसने फिर उस रात दोबारा जनाब जो है वो अटैक किया बकायदा तौर के ऊपर, एफआईए के 2 बंदे भेजे। मैं जिस वक्त फोन आया तो मैंने 2 हफ्ते बाद ईद गुजारने, मेरे बेगम बच्चे यहीं पे लंदन में ही थे, मैंने 2 हफ्ते बाद मैंने बिजनेस क्लास की टिकट वगैरह कराई हुई थी सऊदी एयरलाइन की, मैंने 2 हफ्ते बाद ईद गुजारने इधर आना था। मैंने कहा यार 2 हफ्ते बाद आराम से चले जाएंगे यार, बिजनेस क्लास में भी जाएंगे, सुकून भी होगा। अब वो हुँ, मुझे, मैंने काफी टाइम से टिकट खरीद के रखा हुआ था, बड़े रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला हुआ था। मैं था तो जितना मर्जी पैसा आ जाए, फौजी की सोच ही होती है पैसा बचाना चाहिए, पैसा बचाने वाले चक्कर में था। अच्छा, इन्होंने मुझे उसी रात, मैं बेगम से अपनी बात यहाँ पे लंदन में कर रहा था, और इन्होंने अटैक, एफआईए मुझे कैमरों में नजर आया। उस हुँ, वक्त मेरी वालदा तरावी पढ़ने, मेरी वालदा तरावी पढ़ती हैं, वो तरावी पढ़ने गई हुई थी बच्चियों के साथ, और मेरी भांजियां उधर थी, उनके माँ बाप जो है वो उमरा करने गए हुए थे। अभी वो भी बाद में देख के इनको वापस आई, लेकिन मैंने इनको देखा, मैंने बेगम को कहा, मैं कहा ये आ गए हैं। मैं, अच्छा तैयारी मैंने की भी थी, क्योंकि ये इनकी औकात सिर्फ इतनी सी है। मैंने फोन किया, मेरे दोनों डाले जो है वो पहुंच गए, दोनों वीगो और रीवो, और मेरे गनमैन आ गए, मेरे पास भी गनमैन थे, वो इनको सीधे हो गए, इनकी पैक हो गई। इन्होंने कहा ओ ये क्या हो गया, इन्होंने रीइंफोर्समेंट्स के लिए कॉल शुरू कर दे, मुझे टाइम मिल गया दरमियान में सोचने के लिए, मेरे बंदे आगे जाके खड़े हो गए। अच्छा, उसमें मेरा एक दोस्त है, एक फौजी अफसर, एक आईएसआई का अफसर, उसको भी मैंने फोन किया कि क्या बेगैरती कर रहे हैं, वो लोग भी आगे दरमियान में, उन्होंने बातचीत उनसे की। मैंने इसको, इस सारे में फौरन ही, मैंने जब वो आए तो मैंने बेगम को कहा कि मेरी ये लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, मैं फोन बंद कर रहा हूं। मैंने फोन बंद किया, जो ही अपने स्टाफ को फोन करने के बाद मैंने फोन अपने बंद कर दिए। जितनी देर मेरी वालदा आई, इन्होंने शोर मचाया, मैं कहा जी मैं यहां से निकल रहा हूं अभी, मैं, और ये मैं फ्लैट के अंदर रह रहा था, पिछली साइड से मैं निकला हूं, ठीक है, और मेरे एक दोस्त को मैंने कहा, मेरी एक गाड़ी नई खड़ी हुई थी, पिछले एक ही गिराज होता है अस्करी फ्लैट्स का, उस गिराज में खड़ी हुई थी, मैंने वो गाड़ी बैक साइड से निकाली, और मैं चला गया इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में जाऊं अपने मामू के पास, फोन मेरे बंद थे, फोन में जू ही ऑन करूं, ट्रैक कर लेना था। वहां पे मैंने आईएसआई वाले दोस्त को कहा अब इधर आ जा, उधर मैंने उसको कहा कि यार ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अभी तक मेरा ब्लॉक लिस्ट के ऊपर नाम नहीं है, अभी तक मेरा ईसीएल पे नाम नहीं है, कल सुबह तक ये ईसीएल पे नाम भी डाल देंगे, अभी टिकट खरीद। उसने कहा भाई आप जा रहे हो 2 हफ्ते, मैं कहा नहीं अभी खरीद। ऑनलाइन टिकट मुझे अभी भी याद है, 1,72,000 रुपए का वन वे टिकट कतर एयरवेज का मुझे मिला टिकट, और दो वाया दोहा। और मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आ, और मैंने कहा कि तेरा जो दोस्त है उधर, वहां पे तेरा जो दोस्त है एफआईए में, उनको बता के मुझे पार कराएं, अगर खुदा ना खास्ता मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में हुआ तो। हुँ, लेकिन हुँ, मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में नहीं था, मैं फौजी अफसर हूं, मेरा कार्ड उन पासपोर्ट पे लिखा हुआ है मेरा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि वो 10 साल का पासपोर्ट बना हुआ था। वो हर दफा मुझसे पूछते हैं, मैं रेगुलर जाता था, मैंने सर ये तो आप एनओसी है, मैं रिटायरमेंट, हम रिटायर्ड ऑफिसर कार्ड दिखाते हैं, मैंने रिटायर्ड ऑफिसर कार्ड रखा, मैं कहा ये लो जी, ठीक है। उसने उसको स्कैन स्कैन किया, उसने कहा जाए सर, मतलब क्लियर था। अच्छा, प्रोटोकॉल भी वो मुझे दे रहा था, क्योंकि वो मेरा दोस्त आईएसआई वाला मुझे छोड़ने आया था, उसका उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया, उसके साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की, उसको कख नहीं पता था, उसका कोर्ट मार्शल भी किया, उसको मारा टोटा भी, उससे सब कुछ छीन दिया, उसके साथ इन्होंने इतनी बेगैरती की उसके साथ।
अफसर है वो भी, ठीक है। अच्छा, एफआईए वालों ने पार करा दिया, मैं दोहा चढ़ गया, दोहा जाके मैंने जो है फोन अपनी बेगम को करके बताया कि मैं निकल आया हूं पाकिस्तान से। तब उसने ट्वीट कर दी कि जी, उस वक्त तक वो परेशान हो चुकी थी कि पता नहीं किधर चला गया। वालदा से भी मेरा राब्ता नहीं था, किसी से राब्ता मैंने नहीं। मैंने हर किसी को सख्ती से मना किया कि आपका एक एक का फोन टेप हो रहा है, किसी ने कुछ भी नहीं बताना मैं किधर हूं जब तक मैं पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं निकल जाता। दुआ मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा जी हाँ खैरियत से पहुंच गया, वालदा को पता चल गया, बेगम ने ट्वीट कर दी, उससे मेरा राब्ता हो गया, वो आ रहा है। मैं लंदन पहुंचा हूं, फिर मैंने खुद भी ट्वीट कर दी। इन द मीन टाइम इन्होंने आमिर मीर वगैरह इनको लगा के ट्वीटें करा दी थी। मेरा कोई ईसीएल पे नाम नहीं था, स्टॉप लिस्ट पे नाम नहीं था, और एफआईए ने मुझे प्रोटोकॉल के साथ वहां से इसलिए निकाला था। और जब मेरा अफसर आया निकालने, इन्होंने इस्लामाबाद में बताया कि जी एजेंसी वाले ने इसको खुद निकाला है, एजेंसी वाले इसको बड़ा खुद खबरें देते हैं ताकि आप आजकल नया जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है। और मैं उनको कहता हूँ 6 लोगों जिन्होंने मुझे निकाला था, उसका एक बेचारा अफसर था, उसका कोर्ट मार्शल ने कर दिया। मेरा अपना जाती दोस्त था, इसलिए वो मेरा उससे खानदानी टर्म्स थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे उसने मुझे हेल्प आउट की। मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर उसको भारी कीमत अपनी नौकरी की अदा करनी पड़ी उसकी वजह से। ये वजह है, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता कि दोबारा जेर ताब होगा। उसके साथ उन्होंने बड़ा जुल्म किया, उसको इन्होंने बड़ा टॉर्चर किया, ठीक है, सिर्फ इस वजह कि मेरे साथ उसका ताल्लुक वास्ता था। उसकी वो सिक्योरिटी लेवल्स क्लियरेंस नहीं थी, ठीक है ना, वो डिप्टी डायरेक्टर की इतनी क्लियरेंस नहीं होती जिस तरह की मेरे पास खबरें आती हैं अदा। वो हुँ, खबरें जो है वो जर्नैल लेवल से नीचे कोई भी नहीं दे सकता, डीजी लेवल से नीचे कोई नहीं दे सकता। मैं इनकी हर खबर वक्त से पहले देता हूं। तो मैंने सारी उम्र 21 साल की नौकरी में दोस्तियां यारियां ही बनाई हैं, और लोग सारे के सारे तो जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ हैं, इसलिए खबरें पहुंचाते हैं मुझे। आदिल भाई ये एक तो ठीक है फ़ौज देखें इदारा है आपकी जनरल बाजवा के दौर में ये हुआ। एक सरबराह अगर किसी इदारे को नुकसान देता है, वो चला जाता है तो फिर एक वक़्त दिया जाता है नई क़यादत को, नए टाइम को तो भाई ठीक है। अब आप फ़ौरन जैसे कि नए आर्मी चीफ़ आए हैं उसके अगेंस्ट भी हो गए, बाजवा के टाइम पे ठीक है जो भी नहीं हुआ नहीं उसके अदा, आप देखो, मैंने तो तो क्या आर्मी चीफ की वजह क्या है कि जी, तारीफों से भरा वीलॉग अभी भी पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है। बड़ा मैंने उसको फ्री टाइम दिया, मैंने उसको 3 महीने का टाइम दिया। उन्होंने कहा जी, मुझे उनके कैंप से कहा गया 6 महीने टाइम दे। मैं कहा सर 6 महीने टाइम कोई नहीं ये है, उन आर्मी यहाँ पे चीफ हालात ही नहीं है ऐसे। आर्मी चीफ के कैंप से आपको कहा गया कि 6 जी महीने का जी, टाइम मुझे बराह रास्त मेरा राब्ता इन सबसे है। आपके ख्याल में मेरा डीजीआई के कैंप से भी राब्ता है, डीजीआई आर्मी चीफ के खिलाफ चीजें देता रहा है मुझे, इनकी बहनों के खिलाफ, इनकी अहले तशी है, तो वो मेरे ख्याल में ये इनको इशू था कि मैं सेक्टेरियन इशू क्रिएट करूं इनके लिए। मैं इस तरह के काम नहीं करता, ठीक है। इनके खिलाफ मुझे चीजें देते रहे, इनकी बहनों के, इनकी मिसेस के खिलाफ, इनके डॉक्यूमेंट सारे A to Z, इनके दामादों के, इनकी बेटियों के A to Z मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मैं उस चीज को एक्सप्लॉइट, मैं इतना घटिया उस लेवल के ऊपर मैं नहीं जाता, सारे मेरे बहन भाई हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह के काम नहीं करता। लेकिन ये मैंने इनको फुल फ्लेज टाइम दिया है, मैंने इनकी तारीफें की लोगों के आगे, लोगों से गालियां खाई। लोगों ने कहा ये देखो जी, ये बिका हुआ था, फलाना था, ढींगा था। मैं हुँ, कहा गिव हिम टाइम यार, उसको वक्त तो दो। लेकिन हुँ, जब हुँ, मुझे कंफर्म इसके ऑर्डर्स आए हुँ, कि हुँ, यार ये बंदा ये ऑर्डर्स दे रहा है, इमरान खान को मारने के ऑर्डर्स दे रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। वही वाले ऑर्डर्स दोबारा दे रहा है, और ये दोबारा वही काम कर रहा है, तो फिर मेरा फर्ज बनता था कि मैं बताता ये तमाम की तमाम बातें यार। तो आदिल भाई अब क्या मतलब वे आउट आपने इतनी जो ये तकलीफ है, क्या सिर्फ़ इमरान खान की वजह से की है? क्या इतना आपका उसके साथ एक ताल्लुक है जिसकी वजह से आप अपने देखें अब बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़ेर-ए-ताब हैं इमरान खान के। तो आप तो ठीक है एक पावरफुल पोज़ीशन में थे, आप निकल आए, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ वो तो आप खुद अंदाज़ा करें, आपको ज़्यादा मालूम होगा। अब जब बाजवा साहब चला गया, अब मामलात आपके कहाँ पहुँच रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकल सकता है या पॉलिसीज़ वही हैं? अतः पॉलिसीज वही हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ हो, जो हमारे साथ हो, जो पेंशन भी वापस, प्रॉपर्टियां जो मेरी सीज की हैं वो भी वापस मिल जाएंगी। मेरे बिनोई को उठा के वो मेरे खिलाफ बयानात दिलवाए थे, वो कहते हैं हम सब ठीक हो जाएगा। मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वापस आ जाओ, बस इमरान खान के खिलाफ हो जाओ। मुझे कहते हैं इमरान खान से मेरा एक वापस बचपन आ जाओ का या ताल्लुक चीन है। चले जाओ? 1992 का मेरा वो हीरो था। उसके बाद उसने शौकत खानम शुरू की, मेरे स्कूल आता जाता था। मैंने उसके लिए शौकत खानम की फंडिंग इकट्ठी की, तमाम पूरे खानदान को बेचे टिकट, उनके साथ मेरी तस्वीरें उस वक्त की हैं। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, और ये 92 93 की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने फंडिंग रेज की है सबसे ज्यादा, और ये दोबारा इमरान खान आया तस्वीर खिंचवाने, मैक्सिमम जिसने फंड इकट्ठा किया। उसके बाद मेरा ऑफ एंड ऑन एक उसके साथ जाती हैसियत में मुझे उसके अलावा कोई लीडर नजर नहीं आता। अगर है तो आप बता दो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा।
मैं तो ये कहता हूं, मैं पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा हूं, मैं पीटीआई के लिए नहीं जंग लड़ रहा, ना मुझे कोई टिकट चाहिए, ना मैंने सियासी लीडर बनना है, ठीक है। मैं पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा हूं। मुझे इमरान, देखो, खान मेरा लीडर है, इमरान खान मेरा खान है, खुदा नहीं है, ठीक है। खान हम लीडर को कहते हैं ना, तो वो मेरा खान है, मेरा खुदा नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं आप मुझे उससे बेहतर कोई एक बंदा दिखा दो, मैं उसको मानूंगा। देखो, एक तो अमीर चाहिए ना इस मुल्क को बाहर निकालने के लिए, वो तो कौन कितने अमीर है फिर? पाक फौज देखें, पूरा इदारा तो खराब नहीं होगा यकीनन। आपने जब खुद नहीं नहीं, बंदूक मैंने भी लेके इदारे जाते को थे, खराब, मुझे जो मेरे खुद बारे में बंदूक जो लेके प्रोपेगेंडा जाते वो थे आप, ये है। लड़ने के लिए जाते थे, जब आप बंदूक लड़ने, तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ होगी कि यार अब दुश्मन को खत्म करना है। अब उस इदारे को आपने डिफेंसिव पोजीशन में लेके आके खड़ा कर दिया है कि हर बंदा उसकी जो है ना एक बाकी काम अपनी जगह पे, ठेकेदारी अपनी जगह पे, उनके जो कंस्ट्रक्शन के काम अपनी जगह पे, उनकी बहुत सारे बलूचिस्तान में काम है वो भी अपनी जगह पे। लेकिन एक इदारा है जो इस वक़्त पावरफुल है, पूरा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल वो इदारा है। उसको आपने अकेले ने इतना वो परेशान कर दिया है कि हर हर फौजी पे शक हो रहा है कि ये मुहब्बे वतन नहीं है। तो आप हाँ। जो खामोश मुजाहिदीन की बात करते हो, अब वो ढूँढ-ढूँढ के तो हर बंदे को बेचारे को मशकूक समझेंगे, तो क्या आपने उसके लिए रिस्क पैदा नहीं कर दिया है कि इदारे के लिए कि दुश्मन मुल्क को भी मौका मिले उनके खिलाफ? अब इसमें जो इशू है वो देखने वाली बात पहली ये है कि मेरा प्राइमरी इन्फ्लुएंसर मैं किधर हूं। मैं आजकल से, तो ये रजीम चेंज से पहले भी मैं इन्फ्लुएंसर था, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में। मैं प्राइमरी इन्फ्लुएंसर पाक फौज के अंदर हूं, अभी भी हूं। क्योंकि मैं हर जगह ये बात करता हूं और यही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, प्लांटेड है। क्यों? वो कहते हैं कि जी, ये कहता है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर मेरा एक जवान और एक अफसर जो है, मेरा जवान और यंग अफसरान जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं, ब्रिगेडियर एंड बिलो, सारे जानों की नजराना दे रहे हैं। अ सन अ डे इज द कॉस्ट वी पे फॉर पाकिस्तान। अगर एवरेज निकालो तो रोजाना एक बेटा कुर्बान करती है पाक फौज अपना, और यंग ऑफिसर्स हैं, उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। मैं उनका सपोर्ट करता हूं, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंसर, आज दिन भी जो मेरा प्राइमरी इन्फ्लुएंस है वो पाक फौज के जवानों और अफसरों और पाक फौज के खानदानों के ऊपर है, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों के ऊपर। ये उनको तकलीफ है क्योंकि मैं उनके हक में बात करता हूं। मैं वो बात करता हूं जो वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते पाकिस्तान में रहते हुए। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मेरा उनसे राब्ता है। रहा सवाल जेर अताब आने का, तो जो फैसला जो लोग करते हैं वो दलेर लोग हैं। वो इस तरह नहीं है कि जी वो घबरा जाएंगे। जाहिर बात है, लोगों को जो है वो कीमत तो अदा करनी पड़ती है। मैं भी अपनी कीमत अदा कर रहा हूं, जो मैंने देनी है कीमत। मैंने माल की जो कुर्बानी दी है, ठीक है, वो दी है। मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ, मैं नहीं उससे मिल सकता, वो बेचारी उधर है, मैं इधर हूँ। कौन नहीं मिलना चाहता? मैं तो हमेशा से मामाज बॉय रहा हूँ, लाडला अपनी, बस सबसे बड़ा बेटा हूं मैं। हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से मैं अपनी माँ से बहुत करीब हूं, लेकिन मैं उसको नहीं मिल पाता, ठीक है। मैंने अपनी कुर्बानी अपने हिस्से की दी है, मेरे खानदान ने दी है, ठीक है। मैं जंगी जख्मी अफसर हूं, ठीक है। अब जो लोग खामोश मुजाहिदों की अगर आप बात करें तो वो इनके आज दिन तक किसी एक को भी नहीं पकड़ सके, क्योंकि वो ये जिनको पकड़ रहे हैं ये वो लोग नहीं है। वो बेचारे आपस में बात कर रहे होते हैं, या मुझे हेलो हाय कर लिया किसी ने, वो बेचारे जेरे अताब जरूर आ जाते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं, हर किसी को कहता हूं कि मेरे से बात करने में भाई रिस्क है, रिस्क मत लो। लेकिन फिर भी अगर कोई बात करता है तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकता। मेरे साथ जवान बात करते हैं, यंग ऑफिसर्स बात करते हैं, अब मेरे फोन के ऊपर मैसेज आ जाते हैं, तो मैं उनको क्या कहूं? मैं उनको जरूर कहता हूं कि यार बी केयरफुल, डोंट टॉक टू मी। लेकिन वो फिर भी बात करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं उनको क्या कहूं? शट अप कॉल दे दूं? लेकिन वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। मेरा इन्फॉर्मेशन बड़ा सिक्योर नेटवर्क है, और मेरा इन्फॉर्मेशन जहां से आ रहा है वहां इनकी ना इनकी पहुंच है, ना इनकी सोच है भाई। और तो वो क्लियरेंस इतना लेवल बहुत पैसे ऊपर पे है। आपने सिस्टम अपना बना लिया है कि दुनिया की पावरफुल एजेंसी भी आपके सिस्टम को नहीं पकड़ सकती। तो ये तो ओसामा बिन लादेन वाला काम हो जाएगा। नहीं यार, क्यों, क्या इन्होंने यहाँ मोहम्मद बिन कासिम वाला काम क्यों नहीं होगा? लेकिन काम तो बहरहाल हो रहा है ना। अच्छा, आप इनके अगर तमाम प्रोग्राम्स आप देखो कि क्या मेरी क्रेडिबिलिटी बनी किस बात के ऊपर है। मैं लेटेस्ट आपको मिसाल देता हूँ। मैंने 3 दिन पहले मैंने ट्वीट की। मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ। जी, जी। मैंने 3 दिन पहले 22 तारीख को ट्वीट की कि जराये का दावा है सिंध पुलिस के मुताबिक, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जराये जी, का दावा है कि सिंध पुलिस के मुताबिक डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर ने अली अमीन गंडापुर को
पर सिंध में मजीद मुकदमात दर्ज करवाने के अहकाम दिए हैं ताकि अली अमीन को ज्यादा अरसा जेल में रखा जा सके। साथ मैंने लिखा अप्रैल 23 को, ठीक है, 22 के बाद मैंने 23 को इसी पे लिखा कि जराये के मुताबिक एसपी शिकारपुर को कहा गया है कि 26 अप्रैल को सिंध के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भिजवा दिया जाएगा, मतलब के अली हुँ। अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जहनी तौर पर तैयार रहे, इन्हें जल्द रिहाई ना मिलने का खास एहतमाम किया जा रहा है। तो आज मैंने अदा लिखा कि आज किसी को भी नहीं, किसी ने ब्रेक नहीं स्टोरी अभी तक, सब लोग कुगू बटे रहे हैं। 8 घंटे पहले मैंने लिखा, मैंने एफआईआर की कॉपी लगाई, ठीक है, साथ मैंने लिखा है कि जराये के मुताबिक थरपारकर पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेने शिकारपुर पहुंच गई है। 26 तारीख मैंने कहा था, जी। 26 को ये काम पड़ गया। ये मैंने लेटेस्ट है ना, कुछ घंटे पहले की बात है। इसी तरह रोज की खबरें जो साबित होती हैं सच। मैंने कहा कि जी थरपारकर पुलिस जो है अली अमीन गंडापुर को लेने के लिए शिकारपुर पहुंच गई है, क्योंकि इनके खिलाफ थरपारकर में एक जाली वकूए पर एफआईआर नंबर 49, जो मैंने साथ एफआईआर लगवाई हुई है, मोरखा 21 अप्रैल 2023 प्रदीप नामी शहरी की मदियत में दर्ज की गई है, जो एक मंशियात का स्मगलर और आईएसआई का टाउट है। मिस्टर डीजे आईएसपीआर, क्या ये तुम्हारी गैर सियासी ए पॉलिटिकल हरकतें हैं? और जो डबल एजेंट आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये उसकी गैर सियासी फौज है? अभी आप मुझे बताओ, ये हक सच बात है, मैंने एफआईआर साथ लगाई है, जो बात मैं 22 तारीख को आपको बता रहा हूं और कहूंगा 26 को ये हो रही है, वो हो गई है। इमरान खान पे कातलाना हमले से पहले मैंने बताया था कि भाई जो वजीराबाद में होगा, दूसरे से भी बताया था कि होगा, इस्लामाबाद में बताया था कि होगा, हुआ वो एग्जैक्टली वो हूबहू कैसे वो कर होता रहे है। हैं सब कुछ? ये देखिए आपकी पूरे इदारे से लड़ाई है या 10-15 लोग हैं उनसे लड़ाई है? नहीं नहीं, ये 10-15 काली भेड़े हैं सिर्फ। इदारा तो, इदारे के अंदर से ही तो मुझे खबरें आ रही हैं। हाँ, हाँ। इदारे से तो मेरी कैसी भाई लड़ाई हो सकती है? इसमें मेरी खबरें आदिल भाई एक बात इदारे के अंदर से आ रही हैं। आप माशाल्लाह एक इदारे में काम कर चुके हैं। आपकी पहली मोहब्बत तो मेरे ख़्याल में आपका इदारा होना चाहिए, ना कि कोई सियासतदान। ना लाला, ये तो आपकी गलत फहमी है। उस मेरी ये मोहब्बत इसलिए मेरा नहीं इदारा है, क्योंकि इसलिए मेरी वजह से लोग कहते हैं कि हाँ। आदिल राजा जैसे फौजियों की वजह से फौज की इज्जत हमारे तो दिल में वही अभी भी वही मैं बाकी पूछ है। रहा हूँ क्योंकि जो लोग हाँ। पूछेंगे ना कि आदिल से सिर्फ़ आदिल साहब का ही वो कर रहे हैं, तो मेरे साथ वो जो ट्विटर पे मैंने देखा तो सब लोग आपको जो टारगेट कर रहे हैं बी टीम वाले, वो यही है कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इदारे को बदनाम कर रहे हैं और आपने अपने ट्वीट भी रखे हैं कि भाई ये बात मैंने इस इतने दिन पहले कही थी, जनवरी में कर दी, फरवरी में कर दी, तो आपको भी थोड़ा-सा अपनी बातों को साबित करना पड़ रहा है अपने ट्वीट्स के ज़रिए। तो अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होना है? आप पाकिस्तान से निकल आए, महफ़ूज़ जगह पे हैं, आपकी फ़ैमिली वहीं है, प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त हो गईं, आपको उन्होंने आपकी जितनी मेहनत थी वो सारी की सारी आपकी चली गई। तो अब क्या आप क्या सोचते हो कि कोई वे आउट तो होगा कि आप किसी जगह पे बातचीत या मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करें? तो मेरा जो चीजों को देखने का जो जाविया है, वो इशफाक अहमद का जाविया है। सूफी राइटर था इशफाक अहमद साहब, ठीक है। मेरा जो जाविया है वो एक हद तक कुदरतुल्लाह शहाब वाला जाविया है, जी, जी। ठीक है, सूफीज़्म वाला ज़ाविया है मेरा। मैं बार-बार इसलिए आपको कहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सूफ़ी जिस तो तरह आप लगभग देख लो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप जो कह रहे हो कि एंड गेम क्या है? बेसिकली आप एंड गेम पूछ रहे हो। ये इस वक़्त तो जंग जारी है, हक और बातिल का जंग जारी है। हक और बातिल की जंग आज से पहले भी लड़ी गई है, हुँ, और लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऐज की वजह से एक बच्चे-बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, इम्तियाज़ चांडियों के साथ आदिल राजा बात कर रहा है, लोग मेरे खिलाफ बी टीम जो मर्ज़ी बात करती है, होता क्या है? लोग सोचते हैं कि यार इसके बारे में ये बात करनी है क्या, बंदा कहता क्या है आदिल राजा। वो गूगल करते हैं, आगे वीडियो आ जाती है, वो बात सुनते हैं। तो अदा हक और सच का अपना वजन होता है, उसको अपने आप को मनवाना नहीं पड़ता। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। वो कहते हैं यार ये बात तो ठीक कर रहा है भाई, अरे यही तो हो रहा है सारे का सारा। तो बात सारी की सारी सही फिर मेरे हक में चली जाती है, मेरे फॉलोअर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, दुआएं मेरी बढ़ती चली जाती हैं। आप जरा मेरी दुआएं देखो। वो मैं बी देख टीम के रहा हूँ, पास क्या लेकिन है? आपने आदिल भाई एक फ़ौजी होने के नाते लोग ज़्यादातर जो है रिटायरमेंट की लाइफ़ गुज़ारते, शिकार करते हैं, कहीं कैंपिंग कर ली, कहीं आपने जो हमारा वो डॉल्फ़िन जो है ब्लाइंड डॉल्फ़िन की बात की थी, दरियाए सिंध तो केप लगा के और आप घूमने-फिरने आपने ये वाला रास्ता छोड़ के, जहाँ मेजर का होना ही आपके लिए ये है कि आपकी खाली गाड़ी को सैल्यूट मार दें लोग, वो छोड़ के आप लंदन में जलावतनी का एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मतलब क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतना घाटे का सौदा क्यों किया है? मतलब मेरे नसीब में मेरे अल्लाह ने ये सौदा लिख दिया, मेरा इम्तिहान अल्लाह ने ले लिया। मेरा इम्तिहान ले लिया कि या तो याशी पढ़ता रहे और जिंदगी में मजे कर,
और ये या यूट्यूब फिर का ख़्याल कैसे हाँ, आया जो इतना बड़ा आपने फ़ोरम एक किला बना दिया अपना, आपने माशाल्लाह आपके फ़ॉलोअर्स में एक दिन में मैं चेक कर रहा था कोई 10-10 30-30 हज़ार लोग आपको रोज़ाना फ़ॉलो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इवन मेरी आपकी वज़ह से मेरे जो है 25,000 फ़ॉलोअर वहाँ ट्विटर पे बढ़ गए। तो ये आपको ज़हन में कैसे आया कि मैंने एक ये जगह छोड़ी है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ये सोल्जर स्पीक्स ये नाम कैसे आपने चूज़ किया? अदा अल्लाह गवाह है, सोल्जर स्पीक्स तो मेरा पुराना नाम था। जब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था ना, उस वक़्त से सोल्जर स्पीक्स चल रहा था। जब से मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर भारत के खिलाफ कर रहा था। तो ये मेरा पुराना नाम था, ठीक है? सोल्जर स्पीक्स वाला। ट्विटर प्रोफाइल था मेरा। जो मेरा यूट्यूब था, वो फैसल राजा फैसल, अतर काज़मी का मखदूम शहाब के साथ मैं करता था, वो उनके चैनल्स थे। मेरे चैनल्स वगैरह नहीं थे। जब ये मेरे ऊपर जब चॉइस आई ना, हुँ, एक हुँ। रात में मैंने फैसला करना था, मेरे पास 5-10 मिनट थे जिसमें मैंने फैसला करना था कि अभी मैं जाके इनके आगे झुक जाऊं और कहूंगे ठीक है। जिस वक्त दूसरे दिन छापा इसने मारा कि ठीक है, साथ ही कोसार था, 5 मिनट की ड्राइव थी। कोसार में सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल जाके मैं कहता कि यार लाले ठीक है, जो आप कहोगे उसी तरह होगा। या दूसरा ऑप्शन ये था, मैं कहा पाकिस्तान में तो मुझे जीने नहीं देंगे, या पाकिस्तान की ऐसी स्टेट जहां पे इनको ये शायद नहीं पता था कि मेरे पास रेजिडेंट परमिट है अपने बीवी बच्चों की वजह से यूके का, इतने नंबर 1 है। हाँ। हाँ, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं एग्जिट करके वापस लड़ूं। मैंने उस वक्त भी कहा कि वक्त आने पे मैं बात करूंगा। जब मैंने देखा कि ये बाज नहीं आ रहे, तो मैंने ट्विटर के ऊपर बातचीत करना शुरू की। इन्होंने मुझे डायरेक्ट फोन, अभी भी मेरा राब्ता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये रोजाना 1.5 घंटे डीजीएमआई ने मेरा दिमाग खाया, बराह रास्त फोन करके। मेरे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं बड़े पुराने। मैं जारी बात है, एक फौजी घराने से हूं, मैं इन सबको मौजूदा जानता हूं। डीजीएमओ डीजीएमआई मेरे जाती मेरे इनके साथ मरासम हमारे क्लोज को तो फैमिली ऐसे टर्म्स तो हैं नहीं इनके। जानता साईं अभी आप मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। मुझे बड़ा समझाया, तुम वीडियो बना दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। मेरी फैमिली को, मेरे चाचे मामों को मेरे ऊपर, चाचों को मेरे छोड़ा। ये तबलीगी नेट है इनका जरा, वो उधर से आए। मेरा भी चिल्ला लगा हुआ है बाय द वे, सखर रोड़ी में जून जुलाई में मैट्रिक की छुट्टियों के बाद। तो मैं आपको इनसाइट दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। अब कहानी ये है कि मैं समझ रहा हूं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी तुम अपनी बात से मुकर जाओ। अतः मेरे पास 5-10 मिनट में जो मैंने फैसला करना था, वो अल्लाह ताला जिसके आगे इम्तिहान डालता है, देख के डालता है। अल्लाह को पता था कि इसकी जीन्स के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ाई वाला, लड़ने वाला खून है, मार्शल रेस वाला खून है। ये सदियों से पेशा सिपागरी है हमारा, लड़ते ही चले आए हैं, इसने लड़ पड़ना है। इसीलिए इसको ये इम्तिहान दिया गया है। अल्लाह पाक को पता है बात। मेरा ये मानना है, आपकी जो मर्जी सोच है। नहीं, मेरा तो ये है कि मैंने फैसला ले लिया। उसके बाद मेरा ख्याल था कि बाजवे के जाने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। मेरा जाती ख्याल ये था, इसलिए मैंने क्लीन चिट दी जनरल आसिम मुनीर को, और मेरा ख्याल था कि मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरा खामोश मुजाहिदों का भी बड़ा उम्मीदें थी कि यार ये हो जाएगा। हालांकि इसके आने से पहले मुझे पता चल गया था कि ये आ रहा है, और मेरी अच्छी उम्मीद इनके साथ नहीं थी। फिर भी खान साहब भी कहते थे कि यार शरीफों ने घाटे का सौदा तो कोई किया नहीं जब उनसे खदशात का इजहार किया तो। जी, जी। लेकिन यहां पे इशू क्या आया कि ये हमने इनको क्लीन चिट दे के गालियां खाई इनके पीछे, हुँ, लेकिन हुँ। इन्होंने किसी चीज का पास नहीं रखा और इन्होंने वही काम दोबारा शुरू कर दिए। मेरे होश उड़ गए जब मुझे पता चला कि यार ये क्या, किस तरह की बातें करता है ये बंदा। तो फिर बात ये है कि फिर अदा, वो फिर क्या दोबारा कहना घूम चाह फिर रहे हैं के अभी? मतलब मौजूदा आर्मी चीफ साहब को ज़ाहिर है थोड़ा-सा कमान सँभालने में साल लगेगा, फिर वो अपने देखो बाजवा साहब भी जब आए थे तो हाथ जोड़ के आए थे ना? जनरल ज़िया भी इसी तरह से कमजोर आए थे। तरीन बाजवा साहब भी कमजोर तरीन जर्नैल थे, और आके लेकिन इतना नहीं था, वो तेज था। उसका ससुर उसका गॉडफादर था, वो उसको बताता था। अच्छा, अच्छा। ये जनरल आसिम मुनीर जो है, उससे भी वीकेस्ट आर्मी चीफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी है, और ऊपर से ओटीएस का है। इसको चलने ये नहीं देना चाहते, और इसको लगाया भी इसलिए गया है कि एक तो माइनॉरिटी से है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना आसान है। इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल उसको कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जो सियासी इसके आका हैं, और बाजवा भी इसके साथ खेल रहे हैं, बाजवा को काउंटर करना चाहता है, बाजवा को भी ये तो अंदरूनी देखें गेम है। जो यहाँ इत्तला मिली थी कहीं सोशल मीडिया पे देखा बाजवा साहब को भी तो शट अप कॉल इसी आर्मी चीफ ने दी है किसी यूट्यूबर के ज़रिए मैंने सुना कि उनके पास ब्रिगेडियर गए उनको बोला कि अपने ज़बान को बंद करो वरना फिर आपके साथ ये जो है ना सारी आपके मरात वग़ैरह वापस ले लेंगे। तो उसके बाद फिर बाजवा बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बाजवा ने तो बिल्कुल बच्चों को कौमी इदारों के सामने ये तो मैं खुद भी उस वक़्त भी मैंने ट्वीट की थी जान की अमान पाके
कि देखें आप आर्मी है, मुल्क के दिफा के लिए हैं, एक-एक बच्चा आपका अपना है। अगर आप उनके साथ इस तरह की ज़्यादती करोगे, 10 लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। तो जो आप एक वालिद की जगह पे बन के आप मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, कम से कम बच्चों के साथ करें। उसने छोटे-छोटे ख़वातीन, छोटी बच्ची जो सोशल एक्टिविस्ट थी, उनके सामने भी फ़ोर्स को खड़ा कर दिया। ये तो बात उनकी मैं आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की कि आर्मी चीफ जब आईजी ऑफिस जा रहे हैं, तो उसको भी कार्ड गले में लगवा रहे हैं, जबकि वो भी 22 ग्रेड का है और अपने सूबे का आईजी है, उसके दफ्तर में जाके आप इस तरह से कर रहे हो। तो ये तो उन्होंने ये की। आपको ज़्यादा आपके लोगों ने बताया होगा, वाक़ई बाजवा साहब को शटअप कॉल मिली, नहीं मिली? अगर उसको मिली ज़रूर है, लेकिन उसने जाने से पहले 14 लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज़ भाई उसने लगा के गया है, और जनरल आपस में एक-दूसरे को धोखा नहीं देते। और यही जनरल आसिम मुनीर का जो सबसे बड़ा मसला है, वो यही है कि वो कमांड इसलिए उसको लेने ही नहीं दे रहे, उससे सँभाली नहीं जा रही। इंच बाय इंच करके लड़ाई वो कर रहा है। आज चीन जाने से पहले वो ऑर्डर दे के गया है कि एक-एक लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर खास तौर के ऊपर, और एक-एक जनरल ऑफिसर को तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके ऊपर लगा के गया है कि उनकी हरकतों के ऊपर जो है नजर रखो। इतना डरा हुआ है ये, मेरे जराये ने दावा किया है, ये ऑर्डर्स आए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट से। तो इस वजह से बाजवा का भी अभी तक होल्ड जरूर बाकी है, और वो उसको होल्ड के खिलाफ करने के लिए हामिद मीर का और नसीम जहरा का जराये दावा करते हैं कि इस तरह का इंटरव्यू कराया गया है कि नैरेटिव बनाया जाए कि बाजवे ने, फैज हमीद ने और इमरान खान ने मिलकर कश्मीर का सौदा कर दिया। ये नैरेटिव इसकी, हालांकि ये नैरेटिव अभी इनमें जरदारियों की, जरदारी साहब की होगी, बिलावल साहब की, शरीफों की मर्जी शामिल है, लेकिन इसमें आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी भी इन्वॉल्व है, उनका चैनल है। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर जो है फौज की बदनामी होगी कि बाजवा के आप बदनाम करोगे तो भाई वो आर्मी चीफ था, फौज तो बदनाम होगी। आप फैज हमीद को बदनाम करोगे, वो भाई डीजी आईएसआई था, आईएसआई बदनाम होगी। ये इस चीज को नहीं सोच रहा, इतनी ज्यादा सोच इसकी नहीं है। तो ये इन मामलात मजीद मुझे खराब होते नजर आ रहे हैं, ये ठीक होते मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने जो लेटेस्ट पिछले हफ्ते जो बातचीत की है वेटरन से, वो कहा है कि जी हमने इलेक्शन नहीं होने देने, इमरान खान को हमने नहीं आने देना। तो भाई वो 80% लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अभी कोई रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कोई पॉलिटिकल डील हो सकता है कर लें दरमियान में, और अगर उन्होंने कर ली तो आसिम मुनीर की नहीं चलेगी। और फिर इनको डर ये है, जो अभी इमरान खान साहब ने घंटे पहले कहा है ट्वीट करके कि ये मुझे मारना चाहते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहा है कि मुझे फॉरेन एजेंसियों से खतरा है, मुझे फॉरेन एजेंसियों से नहीं खतरा, मुझे उन 3 लोगों से खतरा है, प्लस 3 लोगों से खतरा है जिनके मैं नाम ले चुका हूं, आपको पता है। डीजीसी का उसने नाम लिए, जो खान साहब ने राणा सना का, प्राइम मिनिस्टर का, आईएसआई का, आर्मी चीफ का, डीजीआईएसआई का, इनके सेक्टर कमांडर्स के नाम लिए हुए हैं। तो कहते हैं कि ये मुझे इनसे खतरा है, मुझे कुछ होता भी है तो ये करेंगे। तो भाई बात आपके सामने, अरशद शरीफ शहीद की वालदा भी नाम ले रही है, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा। और मैं, अल्लाह मेरा गवाह है कि पाक फौज के असल एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं। मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे सारी सपोर्ट जो है पाक फौज के अंदर से इसी वजह से है, क्योंकि मेरी नीयत उनके साथ ठीक है, जो लड़ते हैं, जो जाने देते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, जो 95% आपकी फौज है। ये जो ऊपर जो काबिज है माफिया, उसके वो भी खिलाफ उतने ही हैं। आपका आर्मी चीफ जाके अपने अफसरों से बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट अगर नहीं मिल सकता और उनके उनके असले में से गोलियां निकलवा लेता है, तो इसका मतलब है कि ना उसको अपने ऊपर एतबार है, ना उसको अपने ट्रुप्स के ऊपर एतबार है। और एक सूबेदार उठ के पूछता है, तो नायब सूबेदार उठ के पूछता है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारा चीफ क्यों लगा हुआ है। तो जाहिर बात है कि मामलात इस हद तक पहुंचे में हैं, और चंद काली भेड़ों ने हाईजैक कर लिया आपकी फौज, और इस वजह से उसको हाईजैक छुड़ाने के लिए ये वॉर जो है, गेम ऑफ नर्व्स इस वक्त चल रही है, और हक और बातिल की लड़ाई चल रही है। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसे पूरा पाकिस्तान का मानना है। कोई भी बाशऊर शख्स वो यही कहता है कि वाकई ये हक और सच की जंग चल रही है, और उस जंग में अल्लाह पाक गवाह है कि हमेशा हक जीतता है। कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, लेकिन हक और सच की फतह हुई है। सदा बादशाही सोने रब दी है, अल्लाह पाक की बादशाही है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हक और सच की फतह होगी। ये इसमें मेरा मानना है। इस एक जगह पे आपका जो फ़ोकस है फ़ौज के अफ़सरान पर, तो उसकी वज़ह से जो सियासी पार्टियाँ इस वक़्त हुकूमत में हैं, वो उनको थोड़ा-सा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान आपकी नहीं नज़र है था, मैं तो आपके साथ जो है वो सिंध के मामलात पे भी जो है, हालांकि बिलावल साहब मुझे फॉलो भी करते हैं, फिर भी मैं उनके तमाम के तमाम मामलात खोल के, मैंने कच्चा छटा पूरा खोला हुआ है। शरीफों का मैंने अलहदा कच्चा छटा खोला हुआ है, फजलू डीजल का मैंने अलहदा कच्चा छटा खोला हुआ है, अदालतों वालों का जो है वो जस्ट अदलिया का मैंने अलहदा खोला हुआ है। मैंने तो सारे फ्रंट खोले में, मैं किसी को तो नहीं छोड़ा, आपने आपने सिर्फ अपने रेड फौज का नहीं। वारंट जारी कर दिए हैं आदिल भाई, आप लंदन में समझते हैं कि आप खुद महफूज़ हैं?
जहां तक वारंट का ताल्लुक है तो सही, इंटरपोल का जो आर्टिकल 3 है उसके तहत जो है वो किसी भी किस्म का मिलिट्री ऑफिसर जो होता है, जो सर्विस कर चुका होता है, या सियासी नोयत का जो मामला होता है, उसमें वारंट एप्लीकेबल नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपकी कोई भी यूके के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, यूके अपने बंदे वहां से मंगवा सकता है। आप पाकिस्तान का बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को वो मानते ही नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात अदा ये है इसके अंदर कि ये 5 दफा हुकूमत को इसी वजह से यहाँ पे बरतानवी हुकूमत को लिख चुके हैं कि ये जी दहशतगर्दी कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, ये हमारे तलकात खराब कर रहा है आपके साथ, इसको गिरफ्तार करो, हमारे हवाले करो। इतना सीरियस 5 दफा इनको लिख के जवाब में उन्होंने दिया है कि अल्ताफ हुसैन के लिए भी नहीं थे कि अल्ताफ हुसैन आ जाए मुल्क में, नवाज शरीफ साहब उधर हैं, जरदारी साहब रह चुके हैं, आपको आपके पीछे इतना क्यों लगे? ये तो आप फैसला करें। मैं आईना दिखाता हूं और आईने में देखना, इनको अपनी शक्ल पसंद नहीं आती, इतनी बदसूरत शक्ल हो गई है कि आईना इनको पसंद नहीं है, तो ये आईना तोड़ना चाहते हैं, यही वजह। तो ये क्या गवर्नमेंट कर रही है या और कुव्वतें हैं जो आपके खिलाफ ये सारे फैसले आप कर मुझे बताएं, पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स में असल बॉस कौन है? सर असल बात तो अब आप जो है ना, तो मेरा फोकस आप भी उन्हीं के ज़्यादा ऊपर ही होगा ना। तो मेरी प्रायोरिटी पहले भी उन्हीं के ऊपर होगी ना, 75 साल से उनके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब को किस तरह से कत्ल किया गया? कोई आज मैंने उनकी शहादत के तीसरे दिन बता दिया था एग्जैक्टली कि किसको ऑर्डर हुए, किसने इनकार किया, फिर कौन सी टीम किधर गई, और एग्जैक्टली वो बात कंफर्म हुई। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में एफआईए के वही बात कंफर्म हुई जो मैंने उनकी शहादत के तीसरे दिन बता दी थी, और उसके बाद वही नाम कैसे जो मैंने कैसे हुआ लिए थे थोड़ा-सा शहादत के मुझे तीसरे दिन, वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने लिए मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, और मेरे फेसबुक सोल्जर स्पीक 18 के ऊपर आपको मिल जाएगा पुराना वीलॉग्स जो हुकूमत पाकिस्तान बैन कराना चाहती है। कैसे फिर कैसे अरशद शरीफ को ट्रेस किया गया? जिनकी प्रॉपर्टी में मर्डर हुआ, वो लोग अभी तक आज़ाद हैं, उनके भी बिज़नेसेस हैं, सब कुछ है, खुर्रम। और दूसरा, आपने तो बात की लेकिन हुआ अभी तक मतलब कुछ नहीं है। तो आप नहीं समझते कि आपका इतना बड़ा आप टारगेट हैं और आप इस तरह से खुद को वहाँ महफूज़ समझ रहे हैं या नहीं? मैं बाद में नहीं, आउट अदा बड़ा मुझे बहुत मसला है, लेकिन मुझे यहाँ के इदारे जो है वो मेरी हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल अपने मेंबर पार्लियामेंट के जरिए, यहाँ के मिनिस्टर्स ने भी मुझे खत लिखे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को भी बताया है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सीआईडी, यहाँ की मुझे वो मुकम्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, आम शहरी होने की हैसियत से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद के मामले के ऊपर आपके अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि घंटे से आगे मेरे ख्याल में आपकी अच्छा, रिकॉर्डिंग भी नहीं दूसरा ये जाएगी। कि अगर आपको आदिल भाई कुछ हो जाता है इन केस मैं इधर, तो कौन ज़िम्मेदार होंगे? क्योंकि इस वक़्त आप हाई उसकी प्रोफ़ाइल। जिम्मेदार आईएसआई इंटरनल विंग जो इमरान खान ने अपने लिए जो नाम लिए हैं, बिल्कुल मैं वही नाम लेता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उसका ससुर एजाज अमजद, जनरल आपका मौजूदा डीजीआईएसआई हनी बनी नदीम अंजुम, डीजीसी में जनरल फैसल नसीर, उसके सेक्टर कमांडर्स, लंदन का आईएसआई का स्टेशन चीफ जो मैं एक सैक करा चुका हूँ, अगला आने वाला है, ये जिम्मेदार होंगे। और कौन जिम्मेदार होगा? कोई सियासी बंदा नहीं है मतलब इसमें ये पॉलिटिक्स। सियासी, और ये अभी एक ही तो है, शरीफ वगैरह, शरीफ फैमिली जिम्मेदार होगी, वो इनके साथ अभी काम कर रही है। सारा काम एक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे ये। तो आदिल भाई, जो आप आखिरी में थोड़ा-सा बस ख़त्म करने वाला हूँ कि आपने अभी जो लंदन में ये क़याम कर रहे हैं, आपकी सब चीज़ें बंद हैं, तो किस तरह से आपकी लाइफ़ गुज़र रही है? किस तरह के मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं? आपके बच्चे क्या बाहर आज़ादी से घूम फिर सकते हैं या वो भी ख़्याल करना पड़ता है आपको? नहीं, अदा मैं तो 3-4 दफा तो घर बदल चुका हूँ यहाँ पे, जो है, और जारी बात है, तंग आए मैं सिक्योरिटी की वजह से। मेरे रजिस्टर्ड एड्रेसेस के ऊपर मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मैं टारगेट हूँ वहाँ पे। पुलिस मुझे मूव अराउंड करती रहती है। अभी कोई आके, मैं एक जगह के ऊपर रह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे टिका रहूँ। वो इतनी रिमोट लोकेशन है कि वहां तक वो पहुंच नहीं सकते हैं, और सिक्योर बहुत ज्यादा है लोकेशन, जो है वो गेटेड कम्युनिटी टाइप इस तरह की है। तो इस वजह से मैं जो है, प्रॉब्लम्स तो बेतहाशा है मेरे लिए, लेकिन अब इस तरह, जब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों के अंदर, तो वो तो बर्दाश्त करना पड़ता है। बाकी मेरी मिसेस जो है, अल्लाह उनको खुश रखे, वो ह्यूमन राइट्स लॉयर है, एलएलएम किया उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस से, यहीं की बोर्न एंड ब्रॉट अप है। उनका लीगल एक्सपीरियंस भी है, उसके अलावा जो है फाइनेंशियली भी वो साउंड है, तो उनकी भी मुझे सपोर्ट है। अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेविंग्स वगैरह अपनी रखी हुई थी। बाकी मैं इस वक्त फुल टाइम जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से सस्टेनेबल है। अल्लाह पाक एक दर बंद आ करता है, 100 दर खोल देता है।
आपका ये है कोई इरादा कि हालात किसी जगह पे बेहतर हों और आप वापस जाके फिर अपने मुल्क में काम करें? नहीं, मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुमने चाहे खुदा ना ख़ास्ता कुछ मुझे भी हो जाए, तो ये मेरी वसीयत है, मैं तुम्हें बख्शूँगी नहीं, अगर तुम आए तो तुमने नहीं अच्छा। आना, इमरान खान आ भी जाए तब भी तुमने नहीं आना। अब मैं क्या करूँ? ओह! अच्छा, तो बड़ी मेहरबानी आदिल भाई, आपने बैक टू बैक लोगों को आपने पहले भी इंटरव्यू एक दिया, फिर इधर दिया आपको और उसके बाद अपना प्रोग्राम अलग करना है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है रह गई हों, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पे भी बात करेंगे, सच्चल सरमद तो पे भी। लाज़मी करनी है अगले, और और अरशद शरीफ शहीद पे भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में आपके। और मैं को पता है कि मुझे भी इशारे आते रहते हैं। मैं भी जब लाल शहबाज़ कलंदर की मज़ार पे गया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देखें यहाँ सिक्योरिटी नहीं है और उसके तीसरे चौथे दिन पे धमाका हो गया और वो क्लिप मेरी अल जज़ीरा ने उठा के ट्विटर से चलाई थी। याद है वो क्लिप आपकी, बिल्कुल देखी है मैंने, उसके मुझे साथ मुझे फिर मैं याद है। नूरानी पे हाँ। जा रहा था क्योंकि मैं नूरानी पे मुझे अचानक एक रूहानी मेरी उनसे होती है उन पे दरगाहों पे मैं जाता रहता हूँ। तो उस दिन जो है मैंने अचानक प्रोग्राम कैंसल किया और उस दिन हम दोस्त 4-5 जाते थे हमेशा। तो उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि हमने किया और उस दिन ब्लास्ट हो गया नूरानी पे। तो ज़िंदगी-मौत वैसे अल्लाह के ताला के हाथ में है, लेकिन मैं भी बड़े शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के पैरोकारों में हूँ। लाल शहबाज़ कलंदर, नूरानी और इधर मेरा आना-जाना बहुत लगा रहता है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त पर फरमाए। बहरहाल फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना अपना ख़्याल कर सकते हैं करें और आपके बच्चों के लिए भी नेक तमन्ना है और मुल्क के लिए भी नेक तमन्ना है कि ये जितनी भी कशीदा हालात हैं, जिस तरह से अमीन गंडापुर के बाल काटे गए हैं और बाल जो खुद कटवाता है बंदा वो सही तरीके से कटते हैं। कैंचियाँ नहीं मारी जाती। तो इस तरह के हालात हैं, अल्लाह ख़ैर करे और आपका आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।